अभी जो हम लोग ये कोरा खोल रहे थे ना, कोरा पे, हम्म। उसका क्या वो पॉइंट इसी में कवर हो रहा है क्या? हाँ, इसी में तो पहले मैं वो किसके लिए कवर करके दिखा रहा था। मतलब हम जो हाँ। कर रहे सारी चीजें वो क्यों क्वेरा का अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। पहले तो हमारी ये जो वेबसाइट है उसको रैंकिंग करने के लिए मैं बताया था। हमारे वेबसाइट की अभी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा रैंकिंग होती है। अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर कोई लोग नहीं आएंगे तो हमारी रैंकिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो यहाँ पे एक हुँ, डिजिटल मार्केटिंग का पेज है। तो पहली चीज तो हमारा होम पेज अबाउट सर्विसेज का वो रैंकिंग होने दो या ना होने दो। एक भी पेज अगर अट्रैक्टिव है आपके वेबसाइट का तो भी वो अकेला रैंकिंग हो सकता है। हुँ। बराबर है। तो एक पेज मैंने अट्रैक्टिव बनाया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का। तो उसमें सारा कंटेंट डाला है। तो फर्स्ट भी रैंकिंग फैक्टर होते हैं। अगर कोई भी पेज है, आप कोई भी वेबसाइट आपको रैंकिंग करनी है गूगल के ऊपर, तो पहली चीज तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। ये जो यूआरएल है उसका लेंथ बराबर है। और उसका हुँ। देखो इसके सामने कीवर्ड भी है जिसको रैंकिंग करना है। मैंने किसके लिए रैंकिंग किया है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे के लिए रैंकिंग किया है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? रैंकिंग फैक्टर आपको बस ये 7 या 8 रैंकिंग फैक्टर फॉलो करना है। आप भी आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग रैंकिंग कर सकता है। पहली चीज तो क्या है? ये यूआरएल होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, मतलब जिसको रैंकिंग करना है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे डाला हुआ है तो ये वेबसाइट रैंकिंग होगी। दूसरा रैंकिंग फैक्टर है यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट मतलब सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होता है। तो उसमें क्या है ये देखो, कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ है। कनेक्शन सिक्योर मतलब यहाँ पे अगर आप पेमेंट करोगे, पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे तो ये सिक्योर है। यहाँ पे डेटा कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट है। तो और ज्यादा आपको वैल्यू मिलती है। दूसरा क्या होना चाहिए? आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये वेबसाइट अट्रैक्टिव है या नहीं है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? कौन सा टूल यूज करना है? जीटी हुँ, मैट्रिक्स। कौन सा? जीटी मैट्रिक्स। जीटी ओके। मैट्रिक्स में जाना है। और हुँ, आप कैसे कितने अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते वो कैसे चेक करते हैं? आप आईने में जाके देखते हैं ना। हुँ। हाँ, हाँ, तो वैसे ही आपकी वेबसाइट कैसी दिखती है। अभी देखो ऊपर से तो आप अच्छे दिखते रहेंगे लेकिन अंदर से भी आप अच्छे हैं क्या वो चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? ओके। तो इसलिए अनकवर ऊपर से मेरी वेबसाइट बहुत परफॉर्मेंस अच्छी। जो बराबर है, ऊपर से मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन अंदर से कैसी दिख रही है वो चेक करने के लिए हमें अलग अलग टूल मिलते हैं। वो टूल यूज करना है। तो ये जीटी मैट्रिक्स का टूल है। तो उसमें हमारी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है क्या या डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है क्या वो चेक करना पड़ता है। तो लुक का कोई लेना-देना नहीं ना, वेबसाइट जो है वो परफॉर्मेंस चेक करके ही होगा, लेकिन लुक जो है वो एस्थेटिक नहीं चेक कर पाएँगे ना, हाँ, तो इसमें मतलब परफॉर्मेंस मतलब है क्या? ना? परफॉर्मेंस मतलब ही वो होता है कि परफॉर्मेंस तो ठीक है, प्रॉब्लम तो मेज़रेबल है, परफॉर्मेंस मेज़र कर सकते हैं टूल से, लेकिन एस्थेटिक है क्या वो नहीं मेज़र कर सकते। नहीं, उसके लिए तो अलग अलग ऑडिट करने पड़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक मैंने जीटी मैट्रिक्स देखा और दूसरा हाँ। कौन सा टूल यूज करेंगे? गूगल स्पीड इंसाइट। गूगल पेज स्पीड इंसाइट यूज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे गूगल पेज स्पीड इंसाइट पे और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे। हमारी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे जो पेज हमें एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे जाके हमारा वेब मोबाइल रिस्पॉन्सिव है क्या? ज्यादा से 90% लोग क्या यूज करते हैं? मोबाइल यूज करते हैं। और उसमें से 30% डेस्कटॉप भी। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 70% अच्छा परफॉर्मेंस आपका होना चाहिए मोबाइल में। एक वेबसाइट रैंकिंग करने के लिए उसका यूजर फ्रेंडली यूआरएल होना जरूरी है, वैसे ही आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। तो रैंकिंग अलग अलग होती है। डेस्कटॉप पे ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे रैंकिंग अलग होगी। और मोबाइल के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे भी रैंकिंग अलग हो सकती है। तो अगर आपका वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव एज वेल एज डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव है तो कहाँ पे? अभी देखो ये मोबाइल पे ऊपर 29% ही परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन अगर आप डेस्कटॉप की बात करेंगे तो 60% है। तो यहाँ पे ट्राई करो कि 70%, ये जैसे ही 70 के ऊपर जाएगी ये वेबसाइट एक नंबर पे आ जाएगी। ये हुँ, सारे इतने सारे एरर्स है इसके अंदर, टेक्निकल एरर्स में। तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी मतलब जो गूगल के स्क्रॉलर के लिए वेबसाइट बनी गई है। तो दो लोग यहाँ पे यूज करते हैं ये वेबसाइट को, एक तो लोग रीड करने के लिए और दूसरा गूगल का स्क्रॉलर।
तो ये हम किसके लिए, अगर जब गूगल का स्क्रॉलर उसको बार बार स्क्रॉल करेगा तब आ जाके हमारी वेबसाइट रैंकिंग होती है। तो सब लोगों को समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस किस में चेक करना है। 2 टूल यूज किए जाते हैं। कोई लोग अगर ये अच्छा मतलब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, तो जीटी मैट्रिक्स एंड आप बोल सकते हैं कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट, ये टूल यूज किए जाते हैं। उसके बाद ये 2 होने के बाद आपका पेज का लोडिंग टाइम कितना है, मतलब मान लो कि आपकी वेबसाइट का लोड अगर बहुत ज़्यादा है, तो लोग यहाँ पे वेट करेंगे क्या? अगर किसी ने डाला डिजिटल मार्केटिंग, मैंने ये वेबसाइट ओपन किया है, यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया, तो ओपन होने के लिए अगर उसको 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगे, देखो क्लिक करने के बाद तुरंत ही ये मेरे रैंकिंग हो रहा है, मतलब ओपन हो रहे हैं। उसको बोलते हैं कि लोडिंग टाइम अच्छा होना चाहिए। मतलब ओलंपिक में आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसमें कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पहला रूल्स क्या होता है, आपका वेट है 80 केजी से के नीचे होना चाहिए, मतलब ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया कि आपको कौन से तो स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। डायरेक्ट कोई भी बंदा उठा और डायरेक्ट ओलंपिक में उसको ले सकते क्या? नहीं ले सकते। तो उसकी एक प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे गूगल का एक रूल है कि पहले आपका लोडिंग टाइम, अगर आपको ये सीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपका लोडिंग टाइम कितना होना चाहिए? आपका लोडिंग टाइम 3 सेकंड के नीचे होना चाहिए। तो लोडिंग टाइम चेक करने के लिए स्नेहल कौन सा टूल यूज किया जाता है? रिंगडम। किंगडम नाम का टूल यूज किया जाता है। किंगडम पेज स्पीड इनसाइट, ऐसा नहीं बोले ना, पेज स्पीड इनसाइट अलग है और पिंगडम टेस्ट अलग है। यस। किंगडम टूल डालो, स्पीड टेस्ट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे डालना है। हम इंडिया कंट्री में रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आशिया जापान सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा लोडिंग टाइम यहाँ पे दिखाई देता है। तो जैसे कि हम चाय बनाने के बाद चाय नीचे लेने के लिए टूल यूज करते हैं, या तो क्लॉथ यूज कर सकते हैं, कापड़ यूज कर सकते हैं, या पकड़ यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही आप क्या यूज करते हैं वो मतलब नहीं, आपका काम होना चाहिए। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, हमारा लोडिंग टाइम कितना है। लोडिंग टाइम। मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट कर क्या करूँगा, आप ये गूगल पिंगडम का टूल है वो यूज करो। तो यहाँ पे 3 सेकंड के नीचे है मेरी वेबसाइट, और पेज साइज कितना है। अगर आप स्लिम फिट हो गए, अभी मान लो कि मेरे वेबसाइट 3 सेकंड के ऊपर होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, जिम लगानी पड़ती। जैसे कि आपका वेट 50 किलो है, तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है। आपका वेट अगर 500 केजी है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। तो वेट कम करने के लिए आप तो कम खाना पड़ेगा, या तो जिम जाना पड़ेगा, या तो रनिंग करना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते। तो वैसे ही हमारे वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो सारे इमेज डाले हुए हैं, तो इमेज की साइज कंप्रेस करनी पड़ती है। ये सुनो, सब लोगों को समझ में आ गया? अगर ये वीडियो डायरेक्ट ऊपर से डाला होता तो उसकी साइज बहुत ज्यादा होती है। ये वीडियो है 3-4 मिनट का, तो ऊपर से अगर डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर हम अपलोड करते तो उसकी लोडिंग टाइम बढ़ जाता। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये वेबसाइट हमारे यूट्यूब पे ऊपर डाला है, और यूट्यूब की लिंक इसके ऊपर इंटीग्रेट किए, ताकि सारा लोड है वो यूट्यूब के ऊपर जाएगा, बराबर है। दिखने के लिए भी हमारी वेबसाइट अच्छी दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल भी अच्छा है, यूजर फ्रेंडली यूआरएल है। दूसरा चीज क्या है, हमारा लोडिंग टाइम भी ठीक है, 3 सेकंड के नीचे, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है डेस्कटॉप। तो इसके लिए तो रैंकिंग होना चाहिए। और चीज बोली थी कि आपका जो कंटेंट यहाँ पे डाला हुआ है, मतलब ये एसईओ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कंटेंट होता है। ये जो कंटेंट डाला हुआ है वो कंटेंट स्क्रॉलर समझना चाहिए और यूजर को भी समझना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 800 प्लस वर्ड कंटेंट होना चाहिए, तब जाके आपकी वेबसाइट। कोई बंदा है उसको ये सीओ बहुत अच्छा आता है और उसने कंटेंट लिखा है सिर्फ 100 वर्ड का, तो कभी भी जिंदगी में भी वो
वेबसाइट कभी रैंकिंग नहीं होगा। तो गूगल ने क्या बोला है, आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा आपका कंटेंट होना चाहिए, और मिनिमम कितना कंटेंट होना चाहिए, 800 वर्ड। अगर आपका 800 वर्ड कंटेंट नहीं है तो आपको कौन सा एल्गोरिथम लगेगा, पांडा एल्गोरिथम लगेगा। तो समझ में आ गया, जब भी आपका कंटेंट मोर देन 800 तो होना ही चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका कंटेंट शुड बी यूनिक। यूनिक मतलब ये कंटेंट किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। मतलब अभी कोई कॉम्पिटिटर है, उसने मेरी वेबसाइट देखी, उसको मेरी वेबसाइट बहुत पसंद आ गई, और उसने क्या किया, मेरा कंटेंट कॉपी किया और एनएमडी की जगह पे उसका नाम डाल दिया इसके अंदर, उसने वो सारा कंटेंट उसके वेबसाइट में ऊपर डाल दिया। तो फिर गूगल उसका कंटेंट कभी भी रैंकिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं रैंकिंग करेगा, क्योंकि ये कंटेंट कॉपी है। तो आप किसी की इमेज भी कॉपी नहीं करना, और आपको क्या नहीं करना, आपको कंटेंट भी कॉपी नहीं करना। अगर आप किसी का कंटेंट कॉपी करेंगे, इमेज कॉपी करेंगे, तो गूगल आपको पेनल्टी देगा, और पेनल्टी जब बैठ जाती है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो इसलिए आपको कंटेंट शुड बी यूनिक। जो इमेज भी है आपके खुद के यूज करना है। जैसे कि मैंने देखो, ये मैंने खुद फोटो निकाले और खुद हमारे वेबसाइट के ऊपर डाल दिए। यहाँ पे ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। और ये जो कंटेंट है वो गूगल का नहीं है, हमने खुद लिखा हुआ है कंटेंट राइटर से। पहली चीज तो ये हो गई, और दूसरे नीचे फिर मैंने क्या बोला था आपको, कंटेंट यूनिक होने के बाद, कंटेंट मोर देन 800 होने के बाद हमें यहाँ पे एक वेबसाइट के अंदर H1 टैग चाहिए। तो H1 टैग क्या है, हेडलाइन क्या है हमारे वेबसाइट की, जिसको हेडलाइन बोलते हैं उसको H1 टैग बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे। समझ में आ गया सब लोगों को। H1 टैग एक ही बार, एक टाइम में, एक वेबसाइट, एक पेज में एक ही बार यूज किया जाता है। H2 टैग कितनी बार यूज किया जाता है स्नेहल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वेबसाइट में कितने H1 टैग है, कितने H2 टैग है, वो चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर बताया आपने। नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं, कौन बताया? उसने बोला, लेकिन आप मन में ही बोला उसने। ये जो, ओ भाई। हाँ, उसने बोला ही नहीं आंसर, लेकिन उसने क्या बोला वो मुझे समझ में आ गया। तो उसके लिए हम कितने टूल यूज किए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कौन सा ऑप्टिमर, एसईओ ऑप्टिमर आपको यूज करना पड़ता एसईओ ऑप्टिमर। एसईओ ऑप्टिमर। है। एसईओ ऑप्टिमर ये टूल है, किसके लिए यूज किया जाता है एसईओ ऑप्टिमर, एसईओ ऑडिट करने के। जैसे कंपनी का कैसे ऑडिट होता है साल में, वैसे यहाँ पे हम वेबसाइट का ऑडिट भी कर सकते हैं। वेबसाइट ऑडिट के लिए अलग टूल यूज किया जाता है, एसईओ ऑडिट करने के लिए हम एससीएम रश यूज कर सकते हैं, और दूसरा कौन सा, एचरेफ भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ करना है तो स्नेहल कौन सा टूल यूज करेंगे। सॉरी सर, क्या कहा आपने? सिर्फ ऑन पेज एसईओ चेक करना है, ऑन पेज एसईओ किया है क्या नहीं, तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे। सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आया। है ना, ये क्वेश्चंस याद रखना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या होता है, सभी में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ डिस्प्ले करता है। हाँ, सभी में थोड़ा है, तो इसलिए तो क्लियरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे तो एसईओ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा अभी कितने लोग सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन एसईओ बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसका रीजन ही वही है कि पहले तो उनके कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्लियर नहीं होती, दूसरी तो अगर ये रैंक यूज करते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए, सर्च क्राइटेरिया जो है ना, वो बहुत सारे टूल है। उसमें कुछ टूल जो है स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस बताते हैं, या जैसे आपने कहा कि एसईओ ऑप्टिमाइजर जो है H1 to H6 कितनी बार यूज हुआ वो भी बताएगा, ऑडिट रिजल्ट भी बताएगा, करेक्ट ना? हाँ, तो हमें कितने पे ऑडिट रिजल्ट पे बिलीव करना है, किसका ऑडिट रिजल्ट लेना है, किसका परफॉर्मेंस लेना है, या वो चीज थोड़ा सा हमको नहीं, आपने ध्यान कौन देनी सा भी पड़ेगी। टूल बताया ना तो भी चलता है। मान लो कि देखो, मैं पहले पुराने जमाने में क्या करता था, साइकिल पंक्चर हाँ। होने के बाद जो, जिसे क्या बोलते हैं, पकड़ होती ना, पकड़, तो पकड़ से ही टायर खोलता था। तो ये भी ये टूल हो गया। आप कौन सा भी टूल, लेकिन उससे काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, वो तो ठीक है। इसका मतलब है कि सभी पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सभी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी, आप कौन सा यूज करेंगे जिसमें, हाँ, आप अपने नाम बताओ, मल्टीपल बताए तो भी चलेगा।
ओके ओके। हाँ, मैं उस हिसाब से इसको जो लिस्टिंग किया है ना, तो उसमें सब में कुछ ना कुछ मुझे लगा कि स्पेसिफिकली वही यूज करना है, अदरवाइज बाकी जो है वो सही रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं या वो रिजल्ट सही नहीं है, नहीं वो सबका वेरी करता है, एक रिजल्ट नहीं आता बराबर है। हर है ना। सोल्यूशन होते हैं। आपका क्वेश्चन सही मुझे समझ में आ गया। अल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं। आप ये इसमें भी कर सकते हैं, SEMrush में भी चेक कर सकते हैं, दूसरा ओरैंक में भी चेक कर सकते हैं, SEO ऑप्टिमर में भी चेक कर सकते हैं, और उसके पहले हाँ वो उसके WOO, हाँ वो उसके वो बाद रैंकिंग, मैंने हाँ मोज यस, भी बताया था आपको। राइट राइट, हाँ तो एक चेक करना है, आपको चेक करके भी दिखाता हूं। पहले तो मैं क्या करूंगा, आपको सारे रैंकिंग फैक्टर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको सारा ऑडिट कैसे करना है वो भी 5 मिनट में आपको बता दूंगा। मतलब आप एक बार प्रैक्टिकली भी हो जाओगे। ठीक है, हाँ यस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया। अभी पहला चीज, बहुत सारे 5 रैंकिंग फैक्टर देखे। अट्रैक्टिव है वेबसाइट, लोडिंग टाइम भी अच्छा है, यूजर फ्रेंडली यूआरएल है, SSL सर्टिफिकेट भी आपका रेडी है, H1 टैग एक ही टाइम होना चाहिए आपके वेबसाइट के अंदर, H2 टैग मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि ये जो लगा है H2 टैग यहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन इज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ये जो है वो H2 टैग है। H3 टैग भी अपन लिमिटेड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होते। ये जो होते हैं डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन कौन से टैग में होते हैं, H1 to H6 टैग होते हैं वेबसाइट के अंदर। जो आपका ये पैराग्राफ होता है H4 to H6 में आप किस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लोडिंग, यहाँ पे देखो ड्वेल टाइम क्या बोलते हैं और बाउंस रेट क्या होता है। बाउंस रेट मतलब अभी कोई इंसान यहाँ पे सर्च करके इस पेज के ऊपर आ गया, तो उसने कम से कम 15 सेकंड या 30 सेकंड तक तो हमारे वेबसाइट के अंदर वेट करना चाहिए। मतलब आपके घर में मेहमान आ गए और 1 सेकंड के अंदर फिर से आपको देख के वापस गए, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आपको बुरा लगेगा। वैसे ही गूगल, यहाँ पे यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आ गया और तुरंत ही कट करके फिर से वापस गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डेटा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे सर्च किया, यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट मिल गई, बराबर है। मुझे कौन सी, ये वेबसाइट मिल गई। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, कैसे किया, यहाँ पे क्लिक किया और ओपन होते ही मैं क्या किया, इसको कट करके फिर से वापस आ गया। तो गूगल को क्या लगेगा, अरे इसकी वेबसाइट जल्दी ओपन ही नहीं होती, या उसको आने के बाद तुरंत ही वो वापस गया, मतलब वेबसाइट में ही कुछ तो गड़बड़ है। तो गूगल क्या करता है, गूगल के स्क्रॉलर क्या करते हैं, आपका स्कोर कम करते हैं। समझ? तो आपका स्कोर कम होगा तो आपकी रैंकिंग डाउन होती है। इसलिए कोई भी इंसान यहाँ पे आता है, गूगल में सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और उसको ये वेबसाइट मिल गई, और यहाँ पे वो स्क्रॉल करेगा, देखा गई इन्फॉर्मेशन, अरे ये फोटो तो अच्छे लग रहे, लड़कियां भी अच्छे, मतलब क्लास तो अच्छा ही रहेगा। दूसरे नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, यहाँ पे फोटो भी देखेगा, फोटो में कितने लोग हैं, और यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा उसको, वीडियो के ऊपर वो क्लिक करेगा, तो वीडियो भी अच्छा लगेगा उसको, वीडियो देखेगा, वो वीडियो इसमें सब्सक्रिप्शन भी डाला लगेगा, वो वीडियो के ऊपर जाएगा और वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा वो, और जैसे ही वीडियो के ऊपर क्लिक करेगा रिडायरेक्ट होगा यूट्यूब के ऊपर। वहां पे रिडायरेक्ट होगा, उसमें से मतलब मान लो कि सारे लोग यूट्यूब के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं होंगे, बहुत कम लोग रिडायरेक्ट होंगे। कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर। वो क्या, कहाँ पे गया अभी, जो यूजर आया था वो कहाँ पे गया, वो जो यूजर आया था, चला गया, यूजर आया था वो तो हमारी वेबसाइट देखने के लिए आया था, लेकिन वो कहाँ पे गया, वो यूट्यूब पे गया हमारे, और यूट्यूब में क्या दिखाई दिया उसको, कुछ बहुत सारे वीडियो दिखाई दिया, वहाँ पे नीचे वेबसाइट दिखी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं वही बोल रहा था कि वो देखने के लिए क्या आया था, वो तो वेबसाइट में देखने के लिए आया था कि वीडियो देखा उसने, उसके बाद वो यूट्यूब पे चला गया और किसी और वेबसाइट पे चला गया क्या वहां से? नहीं, वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर अभी मेरा वीडियो देख रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है इसका मतलब क्या, गूगल सर पण हा व्हिडिओ जो आहे ना, हॅलो हाँ क्या बोल रहे हैं, हॅलो, हा व्हिडिओ जो आहे ना तो एनएमडी प्रायव्हेट लिमिटेडला रिलेट करत नाहीये ना?
हा एनएमडी प्रायव्हेट लिमिटेडला रिलेट करत नाही, पण मी आता सध्या कुठे आलो होतो, मी तर वेबसाईट वरती गेलो होतो डिजिटल मार्केटिंगची इन्फॉर्मेशन बघायला. पण मी काय केलं, त्या व्हिडिओवरती क्लिक केलं. कोणत्या? डिजिटल हो मार्केटिंगच्या. तेच, पण असं चालतं का आपण कुठलाही व्हिडिओ आपण अपलोड करू शकतो त्याच्यावरती तुम्हाला वेबसाईटवर? समजत नाही का सांगितलेलं मी काय बोललो? हे तर इकडे लक्ष घ्या. हे तर बघा, हा व्हिडिओ जो टाकलाय डिजिटल मार्केटिंगचा, हा डिजिटल मार्केटिंग आपल्या कंपनीचाच व्हिडिओ आहे. येस. हो आहे सर. इथे वेलकम टू एनएमडी प्रायव्हेट लिमिटेड लिहिलेलं दिसतंय तुम्हाला. पण मी काय केलं, मी ह्याच्यावरती क्लिक केल्यामुळे आता 90% लोक तर जाणार नाही, पण त्यांनी काय केलं, ह्याच्यावरती क्लिक केलं, इथं दिसते का हे टायटल, आणि तो कुठे रिडायरेक्ट झाला? युट्यूब वरती झाला. त्यांना वाटलं मी एनएमडीचं युट्यूबचं चॅनल पण पाहतो. असं सगळेच लोक नाही करणार, पण 10% लोक करणार. त्याला काय, तो कुठे गेला? एनएमडीच्या चॅनल वरती गेला. एनएमडी चॅनल पाहिलं, सबस्क्रायबर किती? इथं 16K व्ह्यूज आहेत ह्याला. किती? 16,000 व्ह्यू आहेत. मग त्याने काय केलं, एनएमडीचे चेक केले याच्यावरती. यहाँ पे उसने क्या किया, हमारे चैनल के ऊपर क्लिक करके देखा और उसने प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखना स्टार्ट किया. अभी तो वो यूट्यूब के ऊपर ही डायरेक्ट हुआ है, लेकिन जो गूगल के स्क्रॉलर है, गूगल को क्या लगेगा, वो अभी भी वेबसाइट के ऊपर ही है. अभी तो ये वेबसाइट उसने कट नहीं की होगी ना यहाँ पे. हाँ बिल्कुल. हाँ, तो उसको लगेगा हाँ, मैं अभी वेबसाइट के ऊपर है गूगल के स्क्रॉलर, लेकिन यूजर कहाँ पे आ गया है? यूट्यूब के. अगर यूट्यूब पे जाके वो मूवी देखता बैठेगा या यूट्यूब मेरे पे. वीडियो देखता बैठेगा, तो उससे कुछ लेना देना नहीं. तो गूगल को लगेगा अरे बंदा इतना देर तक अगर इंसान उसके वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब सच में कुछ वेबसाइट तो पे. हाँ, वेबसाइट के ऊपर कुछ तो अच्छा कंटेंट है. मतलब जो वेबसाइट या वीडियो पहले चल गया है हमारे वेबसाइट का, उसी को ऑन रखते हुए किसी और वेबसाइट पे भी जाता है, तो भी वो काउंट होता है कि हमारी वेबसाइट ही रीड हो रही है, करेक्ट ना? हाँ बराबर है. उसको उससे लगेगा कि अभी कैसा है ना. हाँ, अभी मैं ये कट करता हूँ. आप कहाँ पे भी यहाँ से किधर भी रिडायरेक्ट हो जाओ, मतलब यहाँ पे मैंने ये वीडियो क्यों डाला है, पहली चीज तो क्या है, यहाँ पे कम से कम उसका 15 सेकंड तो टाइम वहां पे स्पेंड करवा के लेना है. आप मॉल में जाते हैं, कम से कम आधा घंटा बाहर नहीं आते. क्यों नहीं आते? वहां पे लड़की भी अच्छी आती है और वहां पे खाने के लिए भी बहुत कुछ अच्छा होता है, सेलिब्रेस एटमोस्फियर भी होता है, इसलिए आप बाहर नहीं आते. नहीं तो आप 5 मिनट में आएंगे. तो जहाँ पे दिखने के लिए कुछ अच्छी चीजें होती है, वहां पे इंसान टाइम पास करता है, नहीं तो टाइम पास नहीं करता. ये चीज आप समझ भी ले लो. इसलिए वीडियो भी अच्छा डाला है. और वहां पे इसको लगेगा यार ये क्लिक तो करके देखता हूँ, यहाँ पे 2 मिनट 5 सेकंड तो यहाँ पे टाइम वेट करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे 5 सेकंड करेगा और यहाँ पे नीचे करेगा. जाएगा और यहाँ पे देखेगा गेट नेक्स्ट बैच डिटेल, यहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते बैठेंगे और यहाँ पे उसको लगेगा सिलेबस भी डाला हुआ है, तो वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरने के लिए या फिर से बैक आने के लिए उसको 2-3 मिनट 2-3 सेकंड लगेगा. तो कम से कम हमें क्या करवाना है, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड तक इंसान को या यूजर को यहाँ पे वेट करवाना है. तो यहाँ पे देखो कोई भी यूजर आ गया तो उसको स्क्रॉल करने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं पेज खत्म होने के लिए. कुछ तो मिलेगा नीचे, कुछ तो मिलेगा नीचे, एड्रेस मिल रहा है उसको. बाकी कम से कम उसको 15 सेकंड तक यहाँ पे वेट करने के लिए हमने ज्यादा कंटेंट डाला है और इमेज भी अच्छे डाले हुए हैं, कंटेंट भी अच्छा हुआ है. कंटेंट तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन गूगल का स्क्रॉलर पढ़ता है. ये जो कंटेंट जो डाला हुआ है, ये यूजर के लिए नहीं डाला हुआ. FAQ और ये इतना कौन पढ़ते नहीं बैठेगा, लेकिन गूगल का स्क्रॉलर क्या करता है, सबको स्क्रॉल करता है. अभी किसी ने क्वेश्चन आपको पूछा कि हाउ गूगल स्क्रॉलर वर्क या गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तो उसमें क्या होता है, पहले अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है गूगल के ऊपर, तो ऑलरेडी बहुत सारी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है. अगर मान लो कि मैंने एक कंटेंट लिखा, हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा, तो वो ब्लॉग मैं लिखूंगा, वो टाइप करूंगा और टाइप करके मैं कहाँ पे तो अपलोड करूंगा. तो मैंने एक ब्लॉग लिखा या वेबसाइट के ऊपर मैंने वो कंटेंट अपलोड किया, तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो उसको एक टाइटल दूंगा. टाइटल क्या दूंगा? हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट. लेकिन जो गूगल का स्क्रॉलर है, वो जब आप अपलोड करते तो गूगल का स्क्रॉलर कब आएगा? 24 आवर्स में आपकी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर आता है. लेकिन गूगल के स्क्रॉलर 2 होते हैं. कौन से होते हैं? एक होता है पिक्सल का और दूसरा होता है HTML का. तो कौन सा स्क्रॉलर आपके वेबसाइट को या ब्लॉग को स्क्रॉल करने वाला है, ये आपको भी नहीं पता. तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सारी चीजों का ख्याल
या मद्देनजर रखते हुए आपको कंटेंट लिखना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने कंटेंट डाल दिया है ब्लॉग के अंदर हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, और वो कंटेंट गूगल के स्क्रॉलर स्क्रॉल करते और स्क्रॉल करके वो देखेगा कि हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, लेकिन बाकी के लोगों ने भी उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, तो उसमें से वो स्क्रॉल करके देखेगा कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है वो खुद एक मतलब यूनिक कंटेंट है क्या, वो चेक करेगा। ये किसी का तो कॉपी किया तो है या नहीं, वो चेक करेगा। अगर कॉपी नहीं किया किसी का तो वो क्या करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा और वो स्क्रॉल करके आपके एक सर्वर में डालेगा। मतलब हर एक की मेमोरी होती है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि हु इज द चिंपाजी, ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपको पता है क्या हु इज द चिंपाजी? या मैंने आपको क्वेश्चन पूछा हु इज द लॉर्ड फर्डिनांड, ये आपको पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। मैंने बोला कि लॉर्ड फर्डिनांड ने फर्स्ट अर्थ रोटेट किया था, पहली पृथ्वी प्रदक्षिणा किसने मारी थी? तो लॉर्ड फर्डिनांड ने किया था। तो ऐसे बताए आपको क्यों मेमोराइज हुआ? क्योंकि आपके दिमाग में आपने स्टोर करके रखा। तो गूगल का स्क्रॉलर आया इस वेबसाइट के ऊपर और गूगल के स्क्रॉलर ने सारे वेबसाइट को स्क्रॉल किया ऐसे, ये जो सारा कंटेंट है उसको स्क्रॉल करके वो सर्वर के अंदर डाल देता है। किसके सर्वर में? गूगल का एक सर्वर होता है, उसके अंदर डाल देता हूँ। तो गूगल के सर्वर तो बहुत बड़ा है, वो सिलिकॉन वैली में। तो गूगल के सर्वर में ऐसे बहुत सारे फोल्डर होते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का अलग, सिविल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, डेटा साइंस का अलग, ऐसे लाखों फोल्डर हो गए। तो ये कंटेंट उठा के वो डिजिटल मार्केटिंग के फोल्डर में डालेगा और यहाँ पे जो कीवर्ड जो लोग सर्च करेंगे उसके रिलेटेड अगर जिसका हो, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है इंडेक्सिंग वाला। जैसे ये कंटेंट सर्वर में जाएगा तो सर्वर में कौन आता है? इंडेक्सिंग वाला आता है। तो इंडेक्सिंग मतलब जैसे नोटबुक को 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होते हैं ना, तो वैसे नंबर होते हैं। तो वो इंडेक्सिंग वाला नंबर देता है उसको 1 2 3 4 5 6। तो आपको कितने नंबर देना है वो डिसाइड करता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है दूसरे से तो आपको नंबर देगा 25,000, 30,000, 40,000, 2 नंबर, 3 नंबर। तो रैंकिंग कितने नंबर पे देना है आपका वो कौन डिसाइड करता है? इंडेक्सिंग वाला डिसाइड करता है। स्क्रॉलिंग वालों का काम क्या है? बस आपका कॉपीड कंटेंट है क्या नहीं, यूनिक कंटेंट है क्या नहीं, और उस कंटेंट को उठा के सर्वर में डालने का काम होता है। तो गूगल का सर्च इंजन कैसे वर्क करता है? तो ये गूगल को स्क्रॉल करके सर्वर में डालने का काम करता है, स्क्रॉलिंग वाला करता है, और इंडेक्सिंग वाला क्या करता है? उसको नंबर देने की कोशिश करता है। तो जैसे ही अगर गूगल के ऊपर कोई यूजर यहाँ पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो ऑलरेडी वहाँ पे नंबर दिए होते हैं। पेड के लिए एक नंबर होता है, एसईओ के लिए एक नंबर होता है। तो ये नंबर यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली रैंकिंग हो जाती है। तो ऐसा गूगल का सर्च इंजन रैंकिंग करता है। लेकिन जो नंबर देने की प्रोसेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? जैसे कि गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, गूगल के जो एल्गोरिदम है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो पहला रूल होता है यूजर फ्रेंडली यूआरएल, लोडिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, वेबसाइट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कंटेंट शुड बी यूनिक होना चाहिए, बाउंस रेट, यहाँ पे यूजर को कम से कम 15, हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन आवर वेबसाइट, उसको बोलते हैं बाउंस रेट। बाउंस रेट कितना होना चाहिए? 50 सेकंड, 50 के नीचे होना चाहिए। मतलब कम से कम ये जो बाउंस रेट जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद कीवर्ड प्रोमिनेंस होता है। कीवर्ड प्रोमिनेंस मतलब पहले 30 वर्ड में वो कीवर्ड आना चाहिए। ये सारे रैंकिंग फैक्टर हमें फॉलो करने पड़ते हैं। H1 to H6 टैग होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ मैंने आपको बोले थे। ऑन पेज एसईओ मतलब हम एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ मतलब हमें क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं होती। हम पूरे वेबसाइट के लिए लोग ट्रैफिक को लेके आना हमारे वेबसाइट को, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ पेज एसईओ। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया क्या ऑफ पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करना पड़ता है? हाँ बोलो। यस। हाँ बोलो ना, 1 मिनट। 864029, 864029, 864029। सर म्यूट झाला तुम्ही. हळून सगळं. आवाज आ रहे ना? यस। तो ये सारी चीजें चेक करके हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब कुछ डालना पड़ता है। ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है आपको, सारी चीजें फॉलो करनी
ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद ही हमारी वेबसाइट रैंकिंग होती है। ऑलरेडी सब लोगों का मैंने वन बाय वन सब क्लियर किया था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा फास्ट बताया आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा जो वेबसाइट का ऑडिट करना, तो इसमें हमें क्या करना है, एसईओ ऑप्टिमर डालना है। क्या डालना है? हमने जो भी काम किया है वो सही किया है गलत किया है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ हमने किया है क्या नहीं, वो चेक करना है। तो एसईओ ऑप्टिमर डालना है। एंटर किया एसईओ ऑप्टिमर, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे कंट्रोल भी करना है, ऑडिट करना है वेबसाइट को। तो यहाँ चीजें समझ में आती, जो भी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की है वो गलत है या सही है वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस हमारा पहले क्या था, ए सीओ था, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव होगा तो अच्छा रहेगा। लिंकिंग कितना है हमारा, डी है, यूजिबिलिटी बी है, परफॉर्मेंस ए माइनस, बी माइनस, सोशल बी माइनस। तो यहाँ पे समझ में आता है। यहाँ पे देखो जो लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी बहुत पुअर है हमारी, हाई प्रायोरिटी के ऊपर हमें रैंकिंग करना पड़ता है। अभी देखो यहाँ पे ऑन पेज एसईओ रिजल्ट, तो ऑन पेज एसईओ में हमने जो टाइटल डाला हुआ है, टाइटल की लेंथ होती है 30 to 50 कैरेक्टर होनी चाहिए, तो ये गलत है। और जो मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है वो भी गलत है। ये सही क्यों आया, यहाँ पे ग्रीन टिक क्यों आ गया, क्योंकि हमने बोला था 30 to 50 कैरेक्टर होना चाहिए, तो इन बिटवीन है हमारा, तो इसलिए सही है। लेकिन गलत क्यों मैं बोल रहा हूँ एसईओ पर्पज से, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड यहाँ पे डालना चाहिए। अगर आपको डेटा साइंस के लिए रैंकिंग करना है तो डेटा साइंस इसके अंदर होना चाहिए था। तो ये एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड किसको पता है क्या है, कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो किसी को भी पता नहीं होगा, 2-4 लोगों को सिर्फ पता होगा, बराबर है। तो ये चेंज करना पड़ेगा। मेटा डिस्क्रिप्शन 157 to 180 कैरेक्टर होना चाहिए, ये 180 कैरेक्टर है, 189 कैरेक्टर है, इसलिए गलत है। आपका प्रीव्यू ऐसा दिख रहा है। नीचे जाएंगे और मैंने जब बोला था कि H1 to H6 टैग आपने सही डाले गया, तो टोटल H1 टैग एक ही भी नहीं है, H2 टैग कितने 12 है, H3 टैग कितने 4 है, H4 टैग 0, H5 टैग 0, H6 टैग 1। यहाँ से समझ में आता है कौन सा क्या टैग है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा किसको क्या टैग दिया है। और दूसरा मैंने बोला था कि यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ कंटेंट सही है, कितने कंटेंट होना चाहिए, मोर देन 800 वर्ड होना चाहिए, ये 620 सिर्फ है, तो आपको और डालना पड़ेगा। इमेज अल टैग दिया है क्या, नहीं दिया। यहाँ पे कैनोनिकल टैग दिया है, इंडेक्सिंग हो चुका है, एसएसएल भी है, एचटीटीपीएस भी है, robot.txt फाइल भी डाला है, सारी चीजें हमने की हुए। जितने बचे हुए अभी यहाँ पे रैंकिंग होती है, तो रैंकिंग में एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड के लिए हमारे 1 नंबर पोजीशन है, क्योंकि हमारे ब्रांड का नाम ही एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए वो 1 नंबर पे ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सर्च करो, यहाँ पे डेटा साइंस कोर्सेस इन पुणे कौन सी पोजीशन है, 46। तो आपकी रैंकिंग कौन से पेज पे ऊपर कौन सा कीवर्ड रैंकिंग कर रहा है, ये भी आपको समझ में आता है। एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड को सर्च करते हुए हमारे वेबसाइट के ऊपर 118 लोग आते हैं। एनएमडी के लिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 14,800 लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सी कंट्री है, ब्राजील है। और यहाँ से इस्टिमेटेड ट्रैफिक हमारे वेबसाइट में कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। यहाँ पे डेटा साइंस कोर्स इन पुणे के लिए 46 नंबर के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंकिंग कर रहे हैं। उसमें 9,900 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 20 लोग मंथली यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो किसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, ये जो कीवर्ड रैंकिंग हो रहा है उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें ज्यादा लीड्स मिलेगी। वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक 314 है। यहाँ पे देखो बैकलिंक समरी बहुत पुअर है, हमारे वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोग नहीं आ रहे। डू फॉलो नो फॉलो सब कुछ, कितने बैकलिंक मिले, ये सब कुछ आपको दिखाई देता है इसके अंदर। यहाँ पे देखो मोबाइल फ्रेंडली कैसे दिख रहे हैं, डेस्कटॉप फ्रेंडली कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू, मतलब ये सारा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी वेबसाइट रैंकिंग होगी। यहाँ पे देखो ईमेल प्राइवेसी नहीं है,
पेज क्या गलत है क्या सही है, टेक्निकल एसईओ, एसईओ के कितने टाइप्स होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हमें वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना पड़ता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो चुका है इस वेबसाइट का। यहाँ पे देखो इनलाइन स्टाइल भी नहीं है, गूगल पिक्सल फेसबुक पिक्सल भी नहीं डाला, लिंक्डइन अकाउंट कनेक्ट नहीं किया, यूट्यूब अकाउंट इसके ऊपर कनेक्ट नहीं किया, इतने सारे कनेक्टेड, ये हमें ऊपर देख के पता चलता है कि, लेकिन जब ऑडिट करते हुए हमें सब कुछ चीजें पता चलती है कि क्या गलत है क्या सही है, यहाँ से आपको ऑडिट करना पड़ता है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर यहाँ से समझ में रहा है तो मोज एक आपका टूल है, मोज के ऊपर जाना है और मोज के ऊपर जाके आपको क्या डालना है, फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर, इसके ऊपर जाके आपको सर्च करना है आपके वेबसाइट के डोमेन को। यहाँ पे मुझे कॉपी करना है, कॉपी करके आप फ्री डोमेन साइट जो होती है उसको कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी करके चेक अथॉरिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी देखो डोमेन अथॉरिटी 7 है, लिंकिंग रूट डोमेन कितना है 4 है, रैंकिंग कितने कीवर्ड की हो रही है 4, स्पैम स्कोर कितना है 3% है। स्पैम मतलब जो मैंने बोला था ना ब्रोकन लिंक, जिसका एसईओ हुआ है उनको समझ में आएगा, ब्रोकन लिंक है 3% है, जितना कम परसेंट होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे देखो पेज अथॉरिटी एक ही पेज की अच्छी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की। यहाँ पे देखो पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी मतलब क्या होता है, हाउ वेल अ पर्टिकुलर वेबसाइट, how well a particular website working on search engine result page, Moz give score 0 to 100। तो अभी जिनका हो गया उनको समझ में आएगा, जिनका नहीं हुआ उनके दिमाग के ऊपर से और दिमाग के अंदर जाएगा। इसलिए पेज अथॉरिटी मतलब अपना पेज है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है सर्च इंजिन के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर आपको मोज जो कंपनी है, मोज ये जो है अमेजोन कंपनी ने बनाया हुआ मोज है, वो स्कोर देता है, कितना स्कोर देता है 0 to 100 देता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका पेज अथॉरिटी 21 है। ये सब पेज की अलग अलग अथॉरिटी होती है, तो ये आपको समझ के लेना है। यहाँ पे दिखाई देगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे के लिए 36 नंबर के ऊपर रैंकिंग हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे के लिए 46 के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए नंबर 36 पे है, लेकिन कोर्सेज के लिए 46 के ऊपर है। ये आपको बढ़ते जाएगा, इसकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी। अभी देखो हमारे कॉम्पिटिटर है, ये PIDM कुछ है, उनका 24 डोमेन अथॉरिटी है। ये जो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है हमारा कॉम्पिटिटर, उसकी 52 डोमेन अथॉरिटी है। यहाँ पे एक्सलार है उसकी 39। सर कॉम्पिटिटर एनालिसिस वगैरे आपण झाले का आपलं? हाँ कॉम्पिटिटर एनालिसिस ये टूल यूज करके अभी तो देख रहे हैं ना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस पहले ही मैंने देखा था, आपने ज्वाइन करते हुए पहले ही देखा है, जो आपके टॉपिक रहे वो बाद में कवर होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने यहाँ पे आपको गूगल ट्रेंड और बाकी चीजें भी सिखाई थी, वो हो जाएंगे, लेकिन यही टाइप है। तो हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उनका डोमेन स्कोर कितना है, उनकी विजिबिलिटी कितनी है, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। बस आपका ये रिवीजन चल रहा है, ऑलरेडी मैंने सिखाया है ये सब कुछ, आपका रिवीजन चल रहा है। तो जिनको समझ में आ रहा है वो समझ के ले लो, अगर ये टॉपिक नहीं हुए तो आपके दूसरे बैचेस में या यही बैच में सबसे लास्ट में कवर हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन से टूल यूज किए जाते हैं सारी चीजें चेक करने के लिए। तो यहाँ तक हमने देखा था, उसके बाद हमने ऑफ पेज एसईओ सर गुगल एनालिटिक्स म्हणजे तेच ना, म्हणजे 21 गुगल अल्गोरिदम शिकलो आहोत तेच ना? नहीं है, तो वेगळा सब्जेक्ट है। अलग है, गूगल एनालिटिक्स अलग है, गूगल एनालिटिक्स का पूरा टॉपिक अलग है। गूगल एनालिटिक्स मतलब क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है या डेस्कटॉप से आ रहा है या कैसे आ रहा है, कौन से पेज के ऊपर आ रहा है, कितने रुपए का वो परचेज कर रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है, कहाँ से इन हो रहा है, ये सारी चीजें, यूजर का बिहेव क्या है, कौन से लोकेशन से आ रहा है, कितने लाइव एक्टिव, मग त्यासाठी हाँ तो ये अलग त्यासाठी topic है। पॉवर बीआय टूल यूज कर, तो त्यासाठी कैसे पॉवर बीआय टूल यूज करावं लागणार ना? आपको समझ में आता है, डेटा विदाउट पॉवर गूगल एनालिटिक्स अलग होता है और डेटा एनालिसिस अलग होता है। गूगल एनालिटिक्स पावर डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए पावर बीआई यूज करते हैं, और ये जो है डेटा एनालिसिस कर गूगल एनालिटिक्स किसके लिए यूज
किया जाता है यूजर का बिहेव चेक करने के लिए, हमारे वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, वेबसाइट का ट्रैफिक ट्रैक करने के लिए। ये डेटा एनालिटिक्स यूज किया जाता है, गूगल एनालिटिक्स उसके लिए यूज किया जाता है। पावर बीआई में सिर्फ रिपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके। ठीक है, तो पावर बीआई आपके बैच में नहीं है, पावर बीआई डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग के लिए मिलता है, तो आपको पावर बीआई यहाँ पे नहीं सिखाएंगे। टेक्निकल एसईओ एकदा सांगा ना सर। हाँ, टेक्निकल एसईओ मतलब क्या होता है? अभी देखो हमारे टाइप्स होते हैं एसईओ के। एसईओ के यू टोटली कितने मेथड्स होते हैं? कुछ लोग नए हैं तो उनको भी पता चलेगा। एसईओ के मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं ऑन पेज, सॉरी, एसईओ के मेथड होते हैं ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट। ब्लैक हैट मतलब कैसे? जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते उसको ब्लैक हैट एसईओ बोला जाता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं उसको व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं। मतलब व्हाइट मनी और ब्लैक मनी में क्या फर्क है? जो दो नंबर से पैसा कमाया जाता है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। जैसे कि ड्रग बेचना अलाउड नहीं है, तो ड्रग के वेबसाइट का अपन अगर रैंकिंग कर रहे हैं तो अगर गूगल ये ड्रग है, बीटिंग या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, ट्रिपल ए से बहुत सारे, तो उन रैंकिंग करना सही बात नहीं है, उसको जाएंगे ब्लैक हैट एसईओ में। व्हाइट हैट एसईओ मतलब क्या? जो गूगल ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए, गूगल ने रूल्स दिए 30 कैरेक्टर का टाइटल होना चाहिए, लोडिंग टाइम 3 सेकंड के नीचे होनी चाहिए। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए वो अगर हम फॉलो करेंगे और फॉलो करके अगर हम वो रैंकिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे व्हाइट हैट एसईओ। जो हमारा ट्रैफिक, उसने बोला है ट्रैफिक के रूल्स है, ट्रिपल सीट नहीं जाना है, हेलमेट पहनना है, ये रूल्स किसके लिए बने हुए हैं? आपके लिए। जैसे कि 2006 में 7 में क्या होता था, वेबसाइट बहुत जल्दी रैंकिंग होती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत कम थी। वो जैसा हो गया, मतलब मान लो सिंहल ने पार्टिसिपेट किया और अकेले ही भाग गए, तो उसको पहुंचने के लिए 100 मीटर पहुंचने के लिए उसको 45 मिनट लग गए, तो रैंक 1 नंबर कौन आएगा? स्नेहल ही आएगी। स्नेहल 3 दिन में भी वो 45 मिनट, 3 दिन में ही अगर वहां पे जाते हैं 100 मिनट, तो भी 1 नंबर कौन आने वाले? वही आने वाले। क्यों? क्योंकि वो अकेले ही भाग रहे हैं। तो कंपटीशन जितनी कम होगी तो उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आता ना कि रैंकिंग किसको देना है और किसको नहीं देना। अभी मैंने इसमें बोला कि इस क्लास में लेडीज कितने, 1 नंबर आएगा स्नेहल को और 2 नंबर आएगा कीर्ति को, क्योंकि 2 ही लेडीज है, कम है। तो रैंकिंग में भी सेम होता है। अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के ऊपर अगर रैंकिंग कंपटीशन ज्यादा होती तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, रैंकिंग होने के लिए भी ज्यादा टाइम लगता। तो कंपटीशन के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितने लोगों के कंपटीशन में आप 1 नंबर पे आ रहे हैं। आप हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा हमें काम करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमारे वेबसाइट का होना चाहिए, तब से 1 नंबर दिखेगा। मैं एसईओ कर रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर भी एसईओ करते रहेंगे, लेकिन दोनों में किसकी रैंकिंग होगा? जो जोर से मेहनत कर रहा है और जो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वेबसाइट रैंकिंग। एसईओ समझ में आ गया? ऑन पे मतलब जैसे एसईओ के मेथड होते हैं, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ ही हमें देखना है। व्हाइट हैट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन गूगल के फॉलो करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ मतलब वी कांट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय गूगल। और जो ग्रे हैट एसईओ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक हैट, उसमें 85% जो होते हैं व्हाइट हैट एसईओ यूज करना पड़ता है और 15% जो होते हैं ब्लैक हैट एसईओ यूज करना पड़ता है। उसे हमें क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ग्रे हैट एसईओ। तो ग्रे हैट एसईओ यूज किया तो भी चला, लेकिन ब्लैक हैट एसईओ हमें कुछ यूज नहीं करना। ब्लैक हैट एसईओ आपके टॉपिक में भी नहीं है, बस आपको जैसे व्हाइट हैट एसईओ की अपोजिट करेंगे तो आपको ब्लैक हैट एसईओ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट में जाएंगे हम। अभी इतना तो आपको नियर अबाउट समझ में आएगा। ऑन पेज मतलब हम टाइप्स होते हैं, पहले मैंने मेथड बताया था, अभी टाइप्स है। एसईओ के ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ऐसे 3 मेथड होते हैं। ऑन पेज एसईओ 70% इंपॉर्टेंट होता है, 25% इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ होता है, और 5% इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ मतलब क्या? जो सीएसएस, जावास्क्रिप्ट 301, 302, 404 ये होते हैं, वो टेक्निकल एसईओ में आते हैं। ऑन पेज एसईओ में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, H1 to H6 टैग होते हैं। वो किस में आते हैं?
वो आते हैं हमारे ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ में। और ऑन पेज एसईओ में एक ही काम होता है, लोगों को हमारे वेबसाइट के ऊपर लेके आने का काम होता है। ये जो टेक्निकल एसईओ में आपने बताया सीएसएस, जेएस और क्या था? सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जो एरर 301, 302, 404, एरर 301। तो ये जो सारे एरर को रिमूव करने के लिए, जो जितने सारे बग्स होते हैं वेबसाइट के ऊपर, वो रिमूव करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। तो वो डेवलपर का पूरा काम होता है ऑन पेज टेक्निकल एसईओ का। ऑन पेज एसईओ में टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन लिख के देना, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के देना, इमेज अल्टीमेट करने का, उनको अल्ट टेक्स्ट देने का, इमेज ऑप्टिमाइज, ये काम डेवलपर को हमें बताना होता है, वो डेवलपर करके देता है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको खुद को ही करना पड़ता है। तो प्रैक्टिकली भी आपको, तो सब लोग प्रैक्टिकल भी किए हुए थे तो समझ में आएगा। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो उसको समझ में आता है। हमने स्टार्ट किया था एसईओ। एसईओ मतलब ऑफ पेज एसईओ किया था। ऑफ पेज एसईओ मतलब क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ मतलब सर ट्रैफिक को लाना। क्या बोले? हाँ, ट्रैफिक, परफेक्ट। मतलब हमें क्या है, अभी देखो ये जो हम सारी चीजें कर रहे हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं, किसके लिए? हम ये जो पैसा, हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? किसी को पता है क्या? किस लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? हम पैदा होते, हम स्कूल में जाते, हम कॉलेज में जाते, शादी करते, फिर हमें बच्चे होते, सब कुछ हो जाता है, हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन किसके लिए कमा रहे हैं यही पता नहीं है। हम खुश रहने के लिए जिंदगी जीते या और कुछ मकसद है? मतलब हमें पता है क्या कि हम जिंदगी जो जी रहे हैं वो किसके लिए जी रहे हैं? एसईओ करने के लिए। एसईओ करने के लिए कर रहे हैं। हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम जो एजुकेशन, हाँ ठीक है। मतलब एंड ऑब्जेक्टिव ही आपका क्लियर नहीं है तो आपकी जिंदगी कैसे? जो लोग, मतलब कुछ लोग तो ऐसे जी रहे हैं कि लोग जी रहे हैं मतलब हम भी जी रहे हैं, लोगों को देख के हम जी रहे हैं। तो हम पैदा होते और मरते भी है, लेकिन पैदा होने से मरते तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम जिए तो किसके लिए जिए, हम करे तो क्या किए। मैंने एजुकेशन लिया है, लेकिन किसके लिए लिया है? लोगों ने बोला ले लो, एजुकेशन लेने के बाद अच्छा होता है इसलिए लिए। तो आपको उसका मतलब ही नहीं पता या उसका एंड ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं, तो फिर आपका क्या मतलब है? आगे जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको ये एग्जांपल के साथ मैच करवाता हूँ, नहीं तो आप फिर से भूल जाएंगे। हम ये जो एसईओ कर रहे हैं, एसईओ मतलब क्या? हम ये सारी भाग भरी जिंदगी जी रहे हैं, या मैंने अभी जितने सारी चीजें बोले, ये किसके लिए कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ टाइटल दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंटेंट शूट होना चाहिए, लोडिंग टाइम होना, ये किसके लिए होना चाहिए? वेबसाइट रैंकिंग के लिए। ये वेबसाइट रैंकिंग के लिए। लेकिन ये वेबसाइट रैंकिंग करने के लिए क्यों कर रहे हैं? जिस जिस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आता है वो सीधी रैंकिंग हो जाती है, तो ये बाकी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रैफिक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये चीजें जब क्यों करनी पड़ती है? ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सारी, मतलब हम जिंदगी जी रहे, किसके लिए जी रहे? पैसा कमाने के लिए जिंदगी जी रहे, या सुखी जीवन जीने के लिए कर रहे हैं? पीसफुल जिंदगी जीने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? पीसफुल जिंदगी जीने के लिए। या कोई दूसरा अलग आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना। तो ट्रैफिक लाना ही मतलब है, ट्रैफिक लाने के लिए सारी जिंदगी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑफिस में आ रहा हूँ, 7 घंटे काम कर रहा हूँ, फिर से घर जा रहा हूँ, फिर से काम कर रहा हूँ। ये किसके लिए काम कर रहा हूँ? पैसे कमाने के लिए इतनी सारी चीज कर रहा हूँ मैं। करेक्ट। और ये पैसा क्यों कमा रहा हूँ मैं इतना? पैसा कमा के क्या होगा? पैसा कमा के मैं 4 व्हीलर में आ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना खा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ, ये सब कुछ चीजें होगी।
लेकिन ये होके क्या होगा फिर बाद में, इसका मीनिंग है कि आप जिंदगी अच्छी जिएंगे। अच्छी जिंदगी जिएंगे मतलब क्या होगा, आप पीसफुल जिंदगी जी रहे, उसका ही मीनिंग। तो हम ये जो शुरुआत किया है ये सीओ करने का, मैं इतनी सारी चीजें आपको 200 प्लस फैक्टर बताए, ये क्यों कर रहे हैं, ये कि इसके लिए कर रहे हैं कि रैंकिंग करने के लिए। तो रैंकिंग कैसे होती है, तो रैंकिंग कैसे होती है, तो रैंकिंग एक ही चीज से होती है, जिस वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है उसकी गूगल रैंकिंग कर देता है। तो ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटी करने पड़ते हैं। परफेक्ट। मतलब इसका एक एग्जांपल एक मैं आपको सिंपल तरीके से बोल देता हूँ। अभी देखो मैंने क्या किया, पहले तो स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद 10th में एडमिशन लिया, उसके बाद में जाके मेरा सेकेंडरी एजुकेशन लिया, उसके बाद पुणे में आके इंजीनियरिंग किया, उसके बाद दुबई में जाके एमबीए किया, उसके बाद अच्छे कंपनी में जॉब किया। लेकिन एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, 10th में गया फेल हो गया। उसने क्या किया, थोड़ा ऐसा वैसा देखा, उसने पहले क्या किया, फिर आमदार हो गया, उसके बाद खासदार हो गया। तो वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो सक्सेस समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या, मतलब एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, यस यस एंड ऑब्जेक्टिव के सबसे ज्यादा। अभी बहुत सब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ट्रैफिक लाने की बात कर रहा हूँ, और कोई ऐसे वेबसाइट होते वो बिना कुछ किए उनकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो उनकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंकिंग होगी। बिल्कुल। तो इतना सब कुछ करने से पहले आप एक थोड़ा दिमाग लगाओ और बोलो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक कैसे आएगा। लेकिन ज्यादा ट्रैफिक जब आएगा, और यहाँ पे देखो मैं हूँ, सागर हूँ, या अरुण कुमार सर है, तो अरुण कुमार सर की वेबसाइट के ऊपर 5000 लोग आ रहे हैं, सागर शिंदे की वेबसाइट के ऊपर 10,000 लोग आ रहे हैं, और मेरी वेबसाइट के सिर्फ 2500 लोग आ रहे हैं। तो रैंकिंग किसकी होगी, सागर की वेबसाइट रैंकिंग होगी। लेकिन सागर की उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस है, कि क्या कंडीशन है, जब अभी मान लो कि कारुल सर के ऊपर 5000 लोग आ रहे हैं और सागर के इसके ऊपर 10,000 लोग आ रहे हैं, लेकिन सागर के सिर्फ एक एक मिनट की वेबसाइट के ऊपर आके एक एक मिनट ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अरुण सर के वेबसाइट के ऊपर 5000 ही लोग आ रहे हैं, लेकिन 3-3 मिनट तक वेट कर रहे हैं उनके वेबसाइट, तो फिर किसकी वेबसाइट रैंकिंग होगी, तो उनकी वेबसाइट। अरुण सर मतलब वेबसाइट आना जरूरी है, लेकिन वो कितना टाइम आपके वेबसाइट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखते पड़ती है, उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करेंगे, ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी किया था हमने, और वहां से क्यों लोग आएंगे। अभी देखो मैंने मेरे वेबसाइट का यूआरएल ले लिया और मैंने मेरे ग्रुप में डाल दिया, जो स्कूल का ग्रुप है 10th स्टैंडर्ड का, उसमें डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो वो लोग देखेंगे ये नवनाथ ने क्या डाला है, तो उस ग्रुप में है 1000 लोग, 1000 में से 2 लोग तो क्लिक करके देखेंगे इसने क्या, तो आपसे 2 लोगों का ट्रैफिक आएगा। तो मैंने बोला था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक होते हैं। इफ वी रिडायरेक्ट फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, इफ वी रिडायरेक्ट फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन, मतलब यहाँ पे मैं क्लिक किया था, यहाँ पे द डिजिटल nmd.com से के मैं कोर्सेज के ऊपर क्लिक किया, ये द डिजिटल एनएमडी सेम ही रह गया, बाकी सिर्फ एक्सटेंशन ऐड हो गया, मतलब डोमेन चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरा इंटरनल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या हो गया, मैं ब्लॉग के ऊपर क्लिक किया, या मैंने बुक के ऊपर क्लिक किया, कहाँ पे क्लिक किया है, मैंने बुक के ऊपर क्लिक किया, और जैसे ही बुक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं एक लिंक के ऊपर क्लिक किया, द डिजिटल एनएमडी से कहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, amazon.in के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लिंक। अब डू फॉलो लिंक, नो फॉलो लिंक। और दूसरी चीज क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे वेबसाइट के ऊपर लाना है, तो आपको ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट क्रिएट करना पड़ते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, तो उसको इमेज सबमिशन करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, क्वेरा, जब भी कोई इंसान क्वेश्चन पूछता है, हाउ टू स्पेंड 1 लाख रुपीज इन 1 सेकंड, या हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको क्या आएगा, क्वेरा एक नंबर पे आएगा।
हाउ टू स्पेंड 1 लाख रुपीज इन 1 सेकंड ऐसे सर्च किया तो यहाँ पे क्वेरा एक नंबर पे आ गया। क्वेरा क्यों एक नंबर पे आ गया? क्योंकि क्वेरा का डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छा है। जिस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छी होती है तो वो वेबसाइट एक नंबर पे रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा भी एक क्वेरा का अकाउंट है, वहां पे जाके हम कुछ चीजें डाल सकते हैं। हमारे वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं डालेंगे, क्वेरा के ऊपर क्यों डालेंगे? क्योंकि क्वेरा का जो पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी वो अच्छा है और हमारे वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है? सिर्फ 7 का है और क्वेरा का डोमेन अथॉरिटी कितना है? 98 का है। तो रैंकिंग कौन होगा? क्वेरा जल्दी रैंकिंग होगा। लेकिन क्वेरा के ऊपर जितने लोग आएंगे उन लोगों को हम क्या करेंगे, हमारे वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। क्वेरा के ऊपर जितने लोग आ रहे हैं उनको हम हमारे वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? ये एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड का है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ये ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी ने, तो ये क्या लिखा था? एनएमडी प्राइवेट लिमिटेड से ऑफर था। अगर कोई इंसान यहाँ पे क्लिक करता है मोर तो ये दिखाई देता है। अगर किसी ने यहाँ पे क्लिक किया, ये रिडायरेक्ट कहाँ पे जा रहा है? हमारे वेबसाइट के ऊपर। एक वेबसाइट का ट्रैफिक हमारे पेज के ऊपर आ गया तो गूगल का स्क्रॉलर या गूगल इसको भी एक कंसीडर करेंगे ट्रैफिक। यहाँ पे देखो बहुत सारे कंटेंट लिखे हुए। व्हाट आर द बेस्ट साइट्स फॉर लर्निंग डेटा साइंस? यहाँ पे किसी ने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकलिंक दिया है एनएमडी प्राइवेट, यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी सर्च करते रहेंगे ना, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग डेटा साइंस, तो उनको भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो भी एक ट्रैफिक कंसिडर हो रहा है। तो क्वेरा का यूज किसके लिए कर रहा है? क्वेश्चन डालने के लिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ऐड करूंगा? कैसे क्वेश्चन ऐड करना होता है आपको देखो, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्वेरा। दूसरा क्या करना है? ऐड क्वेश्चन। यहाँ पे जाके आप कौन सा भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, व्हाट आर द रैंकिंग फैक्टर, व्हाट आर द SEO रैंकिंग, ये क्वेश्चन में डाल सकता हूँ। यहाँ पे 33 लोगों ने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मैंने क्या क्वेश्चन डाला है? व्हाट इज एन SEO रैंकिंग फैक्टर। तो आपको आंसर आ रहा है, आप क्या करो, यहाँ पे आंसर के ऊपर क्लिक करो और क्या करो, आप आंसर लिखो। क्या आंसर लिखेंगे आप? मैंने बोला था देयर आर मोर देन 200 प्लस तो उसमें से आपको कुछ तो लिखना है। उसमें क्या है? SSL, उसके बाद टाइटल, उसके बाद जो भी है लोडिंग टाइम, आप कुछ भी लिखो। इतने लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? फॉर मोर डिटेल क्या लिखना है? फॉर हमें क्या करना है? हमें अगर सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे तो लोग, हमारा क्या मतलब है कि बैकलिंक जनरेट हो गया, ट्रैफिक जनरेट होगा। हमें क्या करना है? यहाँ से लोगों को हमारे वेबसाइट के ऊपर लेके फॉर मोर डिटेल प्लीज ज्वाइन एनएमडी। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इसको शेयर करना है और यहाँ पे बैकलिंक देना है। तो यहाँ पे लिंक दिख रहा है क्या? तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है? उसकी वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ये द डिजिटल एनएमडी वेबसाइट जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। ये जैसे ऐड होगा तो क्या हो गया? ब्लू कलर में आ गया, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो रिडायरेक्ट होगा कहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं बैकलिंक जनरेट करना। तो ये बैकलिंक जनरेट करने के बाद इसको कॉपी करना है और हमारी एक जो सीट होती है वो पेज SEO की, तो उसमें ऐड करना होता है। मतलब अभी मैंने जितनी बोला था आपको, आप बैकलिंक कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। बैकलिंक जनरेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अभी बैकलिंक मतलब हमें ऑन पेज, हाँ, तो हमें करना इमेज सबमिशन साइट, PPT सबमिशन साइट, गेस्ट फोरम, क्वेश्चन आंसर साइट, सारे। तो हमें यहाँ पे ऑफ पेज SEO की हमारी एक बैकलिंक की शीट है।
मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे जाके जो मैंने यूआरएल कॉपी करना है वो इसके अंदर डालना है। तो ये किसका था? क्वेरा का था। यहाँ पे क्वेरा किधर दिख रहा है क्या? क्यूए, क्वेश्चन आंसर साइट का एक शीट है, यहाँ पे जाना है और इसके अंदर वो डाल देना है। ठीक है, ये क्वेरा था। आज की डेट कौन सी है? 5 तारीख है, 5 फरवरी। आज क्या है? 5 फरवरी। फरवरी, हाँ। यहाँ पे डालना है 5 2 24 और ये यहाँ पे कॉपी करना है। किसके सामने डाल रहा हूँ? क्वेश्चन आंसर की साइड में। मतलब यहाँ से मुझे बैकलिंक मिल गए 8/8/2021 ये होता है। उसके बाद इमेज सबमिशन साइट है। इमेज सबमिशन साइट पिंटरेस्ट है, रेडिट है, फोटो बकेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, शेयर है, ट्विटर है। तो यहाँ पे यूआरएल है उनका और यहाँ पे जो उन्होंने काम किया था, कौन से 18 तारीख को उन्होंने इमेज सबमिट किया था। यहाँ पे इमेज है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है कि ये इमेज पुट किया था उसने, क्या था? लर्न डेटा साइंस। ये हाँ, तो यहाँ पे अगर इसमें ये जो साइन अप के लिए बताया था ना, साइन अप एक बार बताइए ना, कैसे स्पेशली करना चाहिए वो? ठीक है, एक बार यहाँ पे अगर किसी ने क्लिक किया तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। राइट। और दूसरा हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, साइन अप करना है आपको। अब अभी पिंटरेस्ट का अकाउंट निकालना है, तो यहाँ पे डालो पिन इंटरेस्ट। क्या डालना है? पिन इंटरेस्ट यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे पिंटरेस्ट इंडिया देख रहा है, तो यहाँ पे डालना है और यहाँ पे जाके साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कैसे कर सकते हैं? या तो साइन अप विद ईमेल आईडी या साइन अप विद कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं? लॉग इन और यहाँ पे साइन अप। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो। मैं कंटिन्यू विद क्या करूंगा? गूगल कर दूंगा। या कंटिन्यू विद क्या करूंगा? फेसबुक। मैं क्या कर रहा हूँ? कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। अगर आपको ईमेल आईडी और सब कुछ रखना है ये करो। यहाँ पे कंफर्मेशन देना पड़ेगा, इसका मुझे यूजर नेम नहीं। तो नियर अबाउट समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी में क्या डालूंगा? इसका ईमेल आईडी डाल देता हूँ, बिग नेक्स्ट एकेडमी। मेरा क्वेश्चन ये था ना कि पर्सनल नहीं डालना है, अगर कुछ अपना कुछ दूसरा डालना है तो वो चीज हमने बनाना है तो कुछ भी नहीं डालना। मैं वही बोल रहा हूँ कि दूसरा डालो। यहाँ पे डालो, भी डाल दिया तो किसी को पता है। गूगल को कोई ईमेल आईडी से मतलब नहीं है, आपका अकाउंट क्या दिख रहा है वो मतलब है। आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर, मैं वही तो प्रोसीजर बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने अकाउंट क्रिएट किया, वो मोबाइल नंबर भी मांगता है, कई बार एज भी मांगता है, तो हमें सब बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? क्या बताना चाहिए? अकाउंट क्रिएट करने तो आपको बताना है, या तो डमी अपन ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, डमी मींस कुछ गलत डाल देंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? मतलब मान लो कि एक ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना है, फेक ईमेल आईडी जो चलेगा, और उसमें ऊपर ओटीपी आएगा, वो सब कुछ डाल देना है और वो क्रिएट करके रखना है। नहीं तो आपको गलत क्यों करना है? आप सही करो। अब मान लो कि आप खुद की वेबसाइट के लिए कर रहे हैं तो खुद का ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं। आप एनएमडी के लिए यूज कर रहे हैं तो एनएमडी के लिए आपका नाम प्लस एनएमडी का नाम करके आप फेक ईमेल आईडी क्रिएट करो, उससे अकाउंट क्रिएट करो। आपको अकाउंट करने में दिक्कत नहीं ना, आपको दिक्कत ये है कि बस आपको रियल यूज करना है या फेक यूज करना है। आपने रियल यूज किया तो भी कोई मतलब नहीं है और फेक यूज किया तो भी, बस आपका काम होना चाहिए। जब कंपनी में जाएंगे तो कंपनी आपको यूआरएल और यूजर नेम और पासवर्ड देती है। एक तो कंपनी में जाने के बाद एक तो डोमेन नेम का आपका ईमेल आईडी होता है और दूसरा आपको या तो कंपनी के नाम से ईमेल का भी, जीमेल का भी क्रिएट करना पड़ता है। बस इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है इमेज सबमिशन के साइट के ऊपर। तो मुझे एक चीज समझाइए कि मान लीजिए हमने बहुत सारे तरीके से ये जो है इमेज सबमिशन करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से करना है, तो उसमें सेम ही लॉगिन यूज कर सकते हैं या अलग अलग लॉगिन यूज करना है? आपके हिसाब से सेम ही कर सकते हैं। एक ही ईमेल आईडी और एक ही पासवर्ड रखो, सब जगह पे आपको दिखाई देगा। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने लिंक्डइन पे किया सपोज, और लिंक्डइन पे 3-4 फोटो डालनी है, तो 3-4 फोटो डाल सकते हैं अलग अलग
क्रिएट हाँ, करते 3-4 कितने भी डालो, वही उसमें अलग-अलग, एक डेटा साइंस का डालो, एक हो। डिजिटल मार्केटिंग का डालो, या टिप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग डालो, एक टिप्स फॉर एसईओ डालो, एक टिप्स फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग डालो, दूसरा डालो कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं। एसईओ के अंदर ही 57 प्लस है। आप ऑन पेज एसईओ डाल सकते हो, ऑफ पेज एसईओ डाल सकते हैं, ब्लैक हैट एसईओ डाल सकते हैं। कितने सारे टॉपिक और कितने सारे कंटेंट क्रिएट हो सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो बहुत परफेक्ट। बड़ा ये टॉपिक है एसईओ का। अभी हमारा ऑन पेज ऑफ पेज खत्म हो चुका है। आपको कुछ डाउट है इसमें, बहुत सारे अभी बाकी के अगर कवर करना है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन कवर करने की जरूरत नहीं। अभी आपको पीपीटी सबमिशन भी करना है। अगर मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे डेटा एनालिटिक्स पीपीटी। क्या सर्च करोगे गूगल के ऊपर, डेटा एनालिटिक्स पीपीटी। तो आपको ये स्लाइड ओपन हो रहा है, स्लाइड शेयर। ये क्या है, पीपीटी सबमिशन साइट है। तो इससे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुद की पीपीटी बना के इसके ऊपर सबमिट कर रहे हैं। क्यों सबमिट कर रहे हैं, ताकि लोग जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, उसके वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट होना होता है। बराबर है। जब वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे तब उनको क्या मिलता है, एक बैकलिंक मिलती है, मतलब एक ट्रैफिक मिलता है। तो उसके लिए सारे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो कितने आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये दिखाई देता है। तो ये कौन सी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है। आया क्या समझ में। तो ऐसे पीपीटी बना के भी आपको डालना पड़ता है। ये पीपीटी मैंने देखी थी, इतने सारे पीपीटी कम्स फ्रॉम ये डेटा समझ में एनालिसिस। आया। ये डेटा एनालिसिस के ऊपर भी आप किसके रिलेटेड पीपीटी बनाने है और पीपीटी सबमिशन साइट अगर आप बोलेंगे पीपीटी सबमिशन साइट, ठीक है सर। ऑफ पेज एसईओ बहुत बोरिंग टॉपिक है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं होता। जो मतलब क्या करते हैं दिन भर ऐसे काम। अभी ये देखो, ये मीडिया फायर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। वर्चुअल बुल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अकाउंट निकालेंगे और उसके ऊपर हम अपलोड करेंगे पीपीटी। तो यहाँ पे फ्री पीपीटी सबमिशन साइट, लेकिन आपको क्या करना है, जिसका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, मतलब जिसकी 90 के ऊपर है, उसके ऊपर ही आप रजिस्ट्रेशन करो। तो इतने साइट है। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे क्वेश्चन आंसर के 10 साइट्स के नाम बताओ, तो आपको आना चाहिए बताने के लिए। आपको सिर्फ क्वेरा का नाम आएगा, बाकी की वेबसाइट का बयान। मैंने बोला कि पीपीटी सबमिशन के नाम बताओ, तो आप क्या साइट बोलेंगे, तो ये आपका box.com है, fourshare.com है, sendspace.com है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप रैंकिंग कर सकते हैं। ओके। इतना हो गया ऑफ पेज एसईओ। उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन एसईओ हो गया। उसके बाद शॉपिफाई पे काम करना था क्या? ठीक है। तो हमें करना है स्टार्ट शॉपिफाई। तो ये शॉपिफाई क्या होता है, हम 5 मिनट इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद कल देखेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे सर इम्पोर्टेंट चीज शॉप। हेलो हाँ, क्या बोले। सर, हाँ बोलो। ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? आपका आवाज अटक गया। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एंड ई कॉमर्स बिजनेस में क्या डिफरेंस है? उसका क्वेश्चन क्या है, ड्रॉप शिपिंग में और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही बोला क्या सर। यस यस। ये स्नेहल का क्वेश्चन था। क्या क्या था। हाँ, स्नेहल ने ड्रॉप शिपिंग और ये शॉपिफाई में क्या फर्क है? तो शॉपिफाई एक वेबसाइट का मतलब यहाँ पे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स का बिजनेस करना है आपको। तो शॉपिफाई में अगर वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें सब कुछ चीजें मिलती है आपको। पेमेंट गेटवे मिलता है, इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शंस मिलता है। तो पहले मैं जो थ्योरेटिकल नॉलेज बता रहा हूँ वो पहले समझ के ले लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछो। पहले अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहाँ से तो पढ़ के आते हैं 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन पूछो,
अगर नहीं समझा तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज तो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है। ड्रॉप शिपिंग क्या नाम है, ड्रॉप एंड शिपिंग। मतलब अगर आपको फ्यूचर में जाके कोई भी बिजनेस करना है, मान लो कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्लोथिंग में जाना है, क्लोथिंग का मुझे एक ब्रांड लगाना है ENMD फैशन का, तो मैं क्या करूंगा, तो अगर ये बिजनेस अगर डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोथिंग के ऊपर लोगो लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तो आपकी कंपनी डालनी पड़ेगी। उसके लिए लोगों को क्लोथ कहाँ से लाएंगे, वो सिलाएगा कौन, तो इतना चक्कर करने से पहले आप क्या करना है, आपको थर्ड पार्टी जैसे कि क्लोथिंग के ब्रांड होते हैं, जैसे कि सूरत जाओ, मुंबई जाओ, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मिल होते हैं, तो उनको बोलना है कि मैं आपको ये ऑर्डर दूंगा, मेरे वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक आता है, मैं SEO करता हूँ, तो आपको यहाँ से करता है, ऑर्डर आपको आएगी, आप उसको देंगे, लेकिन किस नाम से देंगे, तो आप ये के नाम से आप उस ब्रांडिंग करेंगे, और आपका काम होगा कि वहां पे डिलीवरी होगा। मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट से आज 10 टी शर्ट क्या किया, ऑर्डर किया, लोगों को किस नाम से वो टी शर्ट देखेगा, ENMD फैशन के नाम से वो टी शर्ट देखेगा, उसके ऊपर लोगो भी रहेगा ENMD का, और एक अट्रैक्टिव होगा, और वो इमेज मुझे फोटो निकाल के मुझे देगा, वो मैं वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेगा, लोग परचेस करेंगे। जब परचेस करेंगे तो ये जो मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो लोग क्या करेंगे, उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी कि 10 ऑर्डर किसी ने तो ऑर्डर किया, तो वो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे और 3 दिन में उनको डिलीवरी कर देंगे। तो मेरा काम क्या होता है ड्रॉप शिपिंग में, तो ड्रॉप शिपिंग में बस आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, और एक निश चूज करनी पड़ती है, और आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट, थर्ड पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बना के दे रहा है ये सारी चीजें, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है। वो कैसे अवेलेबल होगी, वो सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आपको बस क्या तो शॉपिफाई हुआ। हाँ, ये ड्रॉप शिपिंग हो गया, और ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको शॉपिफाई का यूज करना है। आप वर्डप्रेस की वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, और ई कॉमर्स का थीम लेने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगेंगे। इसलिए अगर आप शॉपिफाई के ऊपर ही वेबसाइट बनाएंगे तो इजी टू यूज है, और ज्यादा रैंकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज है, रैंकिंग जल्दी होगी। क्यों रैंकिंग जल्दी होगी, क्योंकि उसका डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी अच्छा है। और दूसरा क्या है, उसमें कस्टमाइज है और बहुत सिंपल है, 2 सेकंड या 5 मिनट लगते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, वर्डप्रेस में 2 घंटे लगेंगे। तो इसलिए आप शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और ई कॉमर्स के लिए पेमेंट गेटवे प्लस इंटीग्रेशन, उसके बाद कैंपेन रन करने के लिए, SEO रन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, फिर ऑर्डर लेने के लिए, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए, हिसाब रखने के लिए, ये सब कुछ सही है। इसलिए हमें क्या शॉपिफाई यूज करना है। तो शॉपिफाई एक क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, और शॉपिफाई क्या होता है, सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया क्या? मैं एक बार रिपीट करूं क्या मैंने समझा? हाँ, करो रिपीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या समझा। देखिए, शॉपिफाई जो है एक वेबसाइट है जहां से हम लोग एक अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना है या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके अंदर जो है सभी तरह का फैसिलिटी है। जैसे वर्डप्रेस है वैसा इसके अंदर भी हमारी वेबसाइट बन जाती है ना। ये जो आपने बताया मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझने के लिए। ओके, ये जो मैंने समझा इतना ही समझा है। और ड्रॉप शिपिंग में मुझे जो आपने बताया है वो ज्यादा समझ में नहीं आया, ठीक है ना? मेरी आवाज आई ना? सर म्यूट हो गए। बराबर बोल दिया आप आपने। बोलिए। नहीं, बराबर बोल दिया आपने, कोई उसमें कोई भी प्रॉब्लम है। मुझे ड्रॉप शिपिंग जो हमने अंडरस्टैंड किया था पहले, ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि दो आदमी को कुछ, एक आदमी को चाहिए तो एक मीडिएटर की तरह से हमें दोनों को कनेक्ट करना होता है, और उसकी मार्जिन को अपने को लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कुछ करा के चाहिए, कपड़े डिजाइन करके चाहिए, तो बनवा के चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सपोज टेलर है उससे कांटेक्ट करते हैं, और
टेलर से बनवा के दे देते हैं और हम अपना बीच का एक मार्जिन सेट कर लेते हैं, वैसा रहता है ये। हेलो सर। आप बताओ। सर हाँ सुनील बोलिए। नवनाथ सर, हाँ बोलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। म्हणजे हे जे 99 एकर्स नो ब्रोकरचे साईट्स आहेत आपण शॉपिफायवर बनलेले आहेत का? तुम्हाला समजतं का ई कॉमर्स मधला अंदाज येतो का? ई कॉमर्स त्याला बोलतात का? ई कॉमर्स म्हणजे काय? ई कॉमर्स म्हणजे काय तुम्ही सांगा? जे काही सर त्याच्यावर B2B बिझनेस चालतात ना. Amazon, फ्लिपकार्ट सारखं हा, अमेझॉन, e-commerce. फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स साईट आहे इथं. तुम्ही ऑनलाईन हा तर परचेस ते करता का मी तेच ह्याच्यावर? म्हणते ना सर, मग ते ई कॉमर्सच्या साईट्स ज्या आहेत त्या शॉपिफायवर बनतायत. हो, ई कॉमर्सच्या शॉपिफाय वरती बनवतात, पण असं काही नाहीये. तुम्ही कोणती पण टेक्नॉलॉजी यूज करून ई कॉमर्सची वेबसाईट बनवू शकतात. तुम्ही वर्डप्रेस वरती पण बनवू शकतात, पण ड्रॉप शिपिंग साठी जास्तीत जास्त लोकांकडे बजेट नसतं. म्हणजे सपोज आता माझं बजेट आहे फक्त, म्हणजे जर तुम्हाला मला जर आता शूज बनवायचे आहेत, मग शूज बनवण्यासाठी मला मशीन आणावं लागेल. मशीन आणून त्याला प्रिंटिंग करावं लागेल. प्रिंटिंग करून मला एक मार्केटिंगवाला माणूस पाहावा लागेल. नंतर मला एखादी वेबसाईट बनवावं लागेल आणि ती वेबसाईट बनवून एक ड्रॉप शिपिंग वाला, म्हणजे कसं एका ऑर्डर पडल्यानंतर ते माणूस घेऊन त्याला पोच करायला पण एक माणूस पाहिजे. तर किती लोकांची टीम संख्या लागेल. पण मला काय करायचंय, मला लोक नको येतं. मुझे क्या करना है, मुझे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए. मुझे सिर्फ ये SEO आता है, मुझे बस डिजिटल मार्केटिंग आती है. तो मुझे क्या करना है, बस डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके मेरा खुद का नाम भी बड़ा बनाना है और उससे पैसे भी कमाना है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमें शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनानी है. और उससे पहले वेबसाइट बनाने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे गूगल के ऊपर ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अगर क्लोथिंग में अगर ब्रांड बनाना है आपके नाम का, जैसे तो युवराज सिंह का खुद का प्रोडक्शन है क्या? खुद युवराज सिंह बनाता है क्या वो ई विज्ञान में? अगर कुछ लोगों को पता होगा, युवराज सिंह का भी एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो वो थर्ड पार्टी से ही लेता है. जी बस जी उसकी एक वेबसाइट के ऊपर, थर्ड पार्टी रहेगा. हाँ थर्ड पार्टी रहता है. तो मेरा काम क्या है, अभी NMD का है. अभी देखो, अगर आपको शूज लेना है, गूगल के ऊपर किसी ने डाला NMD शूज, क्या डाला? किसी ने NMD शूज डाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये शूज आ रहे हैं इतने सारे. तो आप क्या करेंगे, अमेजोन से लेंगे, एडिडास के खुद के वेबसाइट के ऊपर लेंगे, बराबर है. ये खुद मेरा खुद का है क्या? ये मेरा खुद का है क्या? नहीं नहीं है. नहीं इसमें क्या होता है, अगर कोई बंदा परचेस करता है इसको, यहाँ पे परचेस किया मान लो इसको, ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म का मुझे सिर्फ पैसा मिलेगा. बाकी ये जिससे जो ऑर्डर, अभी ये 22,000 का शूज है, बराबर है 22,000. अगर इसको कोई परचेस करता है ना, तो ये शूज मुझे मिलता है 12,000 में, लेकिन मैं बेचता कितने में, 22,000 रुपए में. तो 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया. इस चीज का, बस वेबसाइट बनाने का और मेंटेन करने का. तो अगर दिन के 10 शूज गए तो 1,00,000 रुपए मेरा फायदा होता है. समझ में आ गए क्या? ये उसको कौन बेचेगा शूज? ये और ये ऑलरेडी. हाँ, अमेजन से मिलेंगे, क्या बोले? है ना? ये शूज हमको अमेजन से मिलेंगे या कहीं और से मिलेंगे ना? ये शूज मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ वेबसाइट बना के रखी है. और जो एडिडास कंपनी है वो उनको डायरेक्ट उसके घर में पहुंच करेंगे. मेरा तो एडिडास कंपनी का शूज आप इसमें रखे हो, तो एडिडास रख रही है या आप रख रहे हो? ये मैं रख रहा हूँ. हाँ, मैं रख रहा हूँ इसके अंदर. तो एडिडास क्या करेगा, अभी ये मंत्रा है, मंत्रा बराबर है. मंत्रा किसकी वेबसाइट है? ये मंत्रा कंपनी की वेबसाइट है, बराबर है. इसके ऊपर बिजनेस कौन रजिस्टर कर रहे हैं? लोग, हमारे जैसे ही लोग करते हैं. हमारे जैसे लोग वहां पे प्रोडक्ट ऐड करते हैं और उसको परचेस भी कौन करते हैं? लोग ही परचेस करते हैं. तो ये जो प्रोडक्ट सारे जो होते हैं वो मंत्रा के होते हैं क्या? मंत्रा के प्रोडक्ट नहीं होते. ये जो सारे प्रोडक्ट होते हैं हम जैसे लोगों के होते हैं. अभी मान लो कि क्या है, मेरा बिजनेस है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस.
सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मिरर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्सेस, और स्नेहल क्या है, स्नेहल का डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता। तो स्नेहल क्या बोलेंगी मुझे, कि बोलेंगी कि मेरा क्या है, एक वेबसाइट है और उसके ऊपर 10,000 ट्रैफिक आ रहा है दिन का। तो सर आप क्या करो, मैं क्या करती हूँ, आपके कोर्स की प्राइस कितनी है? मैंने बोला अगर बल्क में मुझे एक महीने के 25 लोग दे दिया, मैं तो 25,000 में एक कोर्स बेच रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे एक महीने के स्टूडेंट दे रहे, तो मैं आपको बिना मार्केटिंग करके मुझे आप ऑर्डर दे रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट दे रहे, तो मैं आपको ये 15,000 रुपए में कोर्स दे रहा हूँ। तो स्नेहल को एक स्टूडेंट के पीछे कितना रुपए मिलेगा? 10,000। 10,000। तो स्नेहल को उसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उसके वेबसाइट को रैंकिंग करना है और रैंकिंग करके वहां पे सिर्फ डालना है स्नेहल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। जो स्टूडेंट आएंगे गूगल के ऊपर वो सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, वहां पे वेबसाइट किसकी दिखेंगी? स्नेहल की दिखेंगी, लेकिन उसको सिखा कौन रहा है? एनएमडी सिखा रहा है। तो इसके बदले में एनएमडी क्यों सिखा रहा है? स्नेहल को उसको दिमाग लगाने के क्या टी सिलेबस क्या बनाना है, उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसको तो सब कुछ मैं ही बताऊंगा, लेकिन जो स्टूडेंट सीख रहा है उसको क्या लगेगा, मैं स्नेहल इंस्टीट्यूट से सीख रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो किसके लिए, अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो क्या सर्च करते हैं, एडिडास शूज, वो थोड़ी एनएमडी के शूज सर्च करते हैं। करेक्ट। तो ये एडिडास उनको डायरेक्ट डिलीवरी करता है, लेकिन वेबसाइट मीडिएटर मेरी है, तो मेरे वेबसाइट के ऊपर से लोग परचेस कर रहे हैं, तो हर शूज के पीछे 10,000, 5,000, 6,000, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं। अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर 11 लाख लोग आ रहे हैं, तो 11 लाख में से 3% या 0.3% भी लोगों ने अगर परचेस किया, तो दिन के 3 या 4 शूज जाते हैं। अगर ये डिपेंड, बिजनेस ई कॉमर्स का जो बिजनेस रहता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मान लो कि मेरा जो बुक है, मेरा बुक कौन सा है, मेरा बुक है रिवैम्पिंग बिजनेस विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बराबर है। तो कल जाके स्नेहल ने क्या किया, एक शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, और शॉपिफाई के वेबसाइट में जाके उसने क्या किया, मेरे से फोटो ले लिया, और उसमें क्या करेगी, वो सिर्फ नाम उसका रहेगा। करेक्ट। और मैं उसको, वो क्या बोले, मुझे 140 रुपए में मैं बुक बेच रहा हूँ, लेकिन स्नेहल बोल रही कि मैं आपको पूरा ये करके दे रहा हूँ, और स्नेहल क्या करेगी, दूसरा 140 रुपए का मेरा बुक है ना, वो आगे 1,400 रुपए में बेचेंगी, तो स्नेहल को कितना 10 गुना फायदा होगा, बराबर। लेकिन नाम स्नेहल का होगा, राइट। रिवैम्पिंग बिजनेस विद एनएमडी, और उसके ब्रैकेट में होगा स्नेहल। तो ऐसा भी बेच सकते हैं। तो बस आपको कुछ दिमाग नहीं लगा, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आपको आगे जाके सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे पहले तो आपको सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। राइट। इसका मतलब ये सब वेबसाइट का नाम ई कॉमर्स वेबसाइट है। हाँ, ये है ना, ये कॉमर्स ई कॉमर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो गूगल के ऊपर जाके आपको बस शॉपिफाई, बोर तो नहीं हो रहे ना कुछ लोग? नहीं, शॉपिफाई डाला थी। नहीं ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे जाके क्या है ना, यहाँ पे शॉपिफाई दिख रहा है, यहाँ पे जाना है। हाँ। जैसे हम साइन अप और साइन इन करते थे ना, वैसे तो वैसे शॉपिफाई के ऊपर जाना है। किसी को लेट नहीं हो रहा है ना, नहीं तो कल लेंगे हम। थ्री डेज फ्री ट्रायल वर्जन बता रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जाके आपको 3 दिन का ट्रायल मिलता है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमें क्या होता है, उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, किसको, शॉपिफाई को। 5,000, 3,000, 2,000 रुपए मंथ के चार्जेस होते हैं। तो शॉपिफाई करती है, मतलब हमें सर्वर लेने की कुछ भी दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली हम बना सकते हैं इसको। नहीं, ये आपका वॉइस आ गया, फिर से बोलिएगा। हाँ, तो ये shopify.com, आपका वॉइस, आवाज आ रही क्या? हाँ, कट के आ रही थोड़ी। यहाँ पे यहाँ पे देखो, एक तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अलग कर, फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करो। राइट। जैसे ही फ्री ट्रायल के ऊपर जाएंगे, तो आपको इसका, आपके शॉप का नाम क्या करना है, ये कुछ करना है, सब कुछ आप यहाँ से डाल सकते हैं।
यूआरएल क्या करना है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। तो मतलब ओके जिनके फिजिकल स्टोर है वो भी शॉपिफाई के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक काम करेंगे, आज इतना ही देखेंगे, कल मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। नहीं तो इसको कैसे कम से कम 30-40 मिनट तो चाहिए, नहीं तो आज का फिर से रिपीट करना पड़ेगा कल। ठीक है, आज के लेक्चर का जो सीखा है ना वो नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल करेंगे ठीक है कंटिन्यू। चलेगा। कल डायरेक्ट हम किसको स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट शॉपिफाई से ही स्टार्ट करेंगे। अभी ऑन पेज चलेगा। ऑफ पेज में सिखाने वाला नहीं हूँ, अभी ऑलरेडी क्या बोले। हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेंगे। हाँ, क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें सब कुछ हो गया। आपको क्या अभी क्या है ना, इमेज सबमिशन साइट, पीपीटी सबमिशन साइट, गेस्ट पोस्ट, फोरम साइट, प्रेस रिलीज साइट, ऐसे बहुत सारे साइट के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करके आपको बैकलिंक जनरेट करना है। बराबर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।